एटॉमिक मास तक हो गया था। लिखिए मॉलिक्यूलर मास। या उससे पहले लिख लीजिए एक, सॉरी, उससे पहले एक टर्म लिख लीजिए, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में, अच्छा एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बता दिए थे ना, है ना, याद है ना, बोलो बताए थे कि नहीं बताए थे? जिन्हें नहीं पता देखिए, एटम्स जो होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन कहूँ तो ऑक्सीजन एटम थोड़ी होता है, ऑक्सीजन का मतलब O2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स, है ना, दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। कहाँ पार्टिसिपेट करती है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। जैसे अगर आप लिखें कहीं पे H2 + N2 और दोनों मिलकर बनाए NH3, तो N2 और H2 थोड़ी रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल थे वो टूट जाएंगे, और नाइट्रोजन का भी जो मॉलिक्यूल था वो टूट जाएगा, और फाइनली इसके बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, है ना। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल स्पेसीज है, क्योंकि हर एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। सो इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं कहूँ H2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? तो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। अगर मैं कहूँ NH3, कितने एटम? 3, बिल्कुल, 3 हाइड्रोजन के और एक नाइट्रोजन का, है ना। H2O में, NaCl में 4 किसको दिख रहा है? Cl और Na। इसमें 5 किसको दिख रहा है भाई? बात समझ में आई? क्लियर है? नोट करें फिर आगे बढ़ें। एटॉमिसिटी बताइए सभी का, H2SO4 का, ठीक है, 4, 5 और 2 7, इसका और इसका और इसका और इसका और इसका 4, 5, 6 ना, अच्छा एक लास्ट हीलियम, इसका, है ना। बढ़िया आगे। अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूल को डिफाइन कर दिया था ना हमने, किया था कि नहीं किया था? कर दिया था ना। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब है, नाम से ही क्लियर है क्या किसका मास होगा? मॉलिक्यूल का मास होगा, है ना। सो इट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल। मास ऑफ, और मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे? एटम्स होंगे। मास ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं लिखूं H2O, है ना, तो इसमें किसका किसका मास आपको काउंट करना होगा? बिल्कुल सही। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 × 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 है और टोटल हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2, तो 2 × 1 + 16 और यूनिट, यानी कि टोटल मास कितना हो जाएगा? सो 18 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज 18 AMU। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कि मोलर मास जब बताएंगे तो मोलर मास लिखा जाएगा वाटर का 18 ग्राम पर मोल, तो वो होगा एक मोल का। वो कैसे आएगा बताएंगे अपन, है ना। ये है एक मॉलिक्यूल का, एक सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो आइए जरा निकालिए इसी खुशी में मॉलिक्यूलर मास। चलिए इन सब का निकालिए। H2SO4 का निकालना है ना, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो भाई साहब 2 × 1, और सल्फर का 32 + 4 × 16, और ये आएगा 98 AMU। जस्ट लाइक दैट बाकी का भी निकालिए। ये आपको हर जगह काम आएगा भाई, तो ये तो आप सीख ही लें। बाकी लोग क्यों भाई, इसमें क्या है? देखिए आइए, जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा और डिटेलिंग करें।
जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक टोकरी दी और टोकरी में एक आम है या 2 आम है और 3 सेब है। एक मैंगो का वजन है भाई साहब 100 ग्राम और एक मैंगो का वजन है, एक एप्पल का वजन है 200 ग्राम। तो टोटल मास कितना होगा? एक का है 100, एक मैंगो का टोटल कितना हो जाएगा? 2 मैंगो का 200 और इसका 600, टोटल कितना हुआ? यानी कि इंडिविजुअल मास में क्वांटिटी से गुना करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी तो वही करना है। जैसे मुझे CaCl2 का निकालना है तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि कितने एटम्स हैं। तो कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? 3। CaCl2 में 3 ना, टोटल तो 3 है ना, क्लोरीन के 2 है ना, तो यानी कि 2, एक तो मास रखेंगे कैल्शियम का तो 40 और 2 किसका? क्लोरीन का 35.5। अब गुना भागा कर लीजिए, कितना आ रहा है ये? 71 और 40 111। बात समझ में आई? तो बाकी सब बनाइए और आपको मास यहाँ पे लिख दिया मैंने 68। एक काम करो, पहले और छोटा कर लो, पहले रुक जाओ इधर, मैं पहले छोटा वाला करवा देता हूँ। हो गया? जिनसे नहीं हो रहा यार थोड़ा रुक जाओ, सभी को लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। जरा मुझे बताइए O2 का मास कितना होगा? एक ऑक्सीजन का कितना है? तो 2 का कितना होगा? कहानी खत्म। बोलो बोलो। O3 का कितना होगा? 48। बस सिंपल। अब H2O का बता दो। 16 और 2 18 अब HCl का बता दो। 36.5 36 पॉइंट। बात समझ में आया? चलिए तो अब बाकी इधर निकालिए, आओ। अच्छा ये बता रहा हूँ, NaCl Na का कितना? 23 प्लस 35.5 कितना हो गया? 58.5 और इसका 14 प्लस 3 17 AMU, इसका 60। हाँ बिल्कुल सही। आप इसको तोड़ देना, इसको तोड़ दीजिए। N2H4CO है ना, ये किसका फार्मूला है? यूरिया का। ठीक है, यूरिया का फार्मूला है। तो अब देखिए नाइट्रोजन का कितना? 14 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16, सबको जोड़ घटाव करेंगे तो आएगा 60 AMU। ठीक है, बोलो समझ में आया? 5th वाला क्लियर हुआ? हो गया ना? नेक्स्ट 180 है ना, और इसका नाम है ग्लूकोज। C6 का मतलब हो गया 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, टोटल आ गया 180 AMU। बोलो समझ में आया? कौन सा नहीं समझे? छठा ग्लूकोज है ना, कार्बन कितना? 6, कार्बन का 1 का 12 तो 12 इंटू 6, हाइड्रोजन कितना? 12 तो 12 इंटू 1 और ऑक्सीजन कितना? 6, 16 इंटू 6। बोलो क्लियर है? तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर मास। ये आगे बताऊंगा मैं, है ना। ऐसे फिलहाल के लिए देख लो, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक 35 और एक 37। ठीक है, तो होल नंबर में है ना दोनों, 2 आइसोटोप्स हो गए और 35 का जो परसेंटेज होता है वो होता है 70 और 37 का 30। भाई 2 ही आइसोटोप है तो एक अगर 70% है तो दूसरा 30% होगा। अब अगर कोई हमसे पूछेगा कि क्लोरीन कितना है, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, तो हम क्या बताएंगे? 35 बताओगे तो 37 वाला गुस्सा हो जाएगा, कहेगा हम तो ऐसी बेइज्जत हैं क्या हम। 37 बताओगे तो 35 वाला गुस्सा हो जाएगा। तो लास्ट में तुम कहोगे कि एक काम करते हैं, एवरेज कर देते हैं। आओ एवरेज करो, कितना हो जाएगा? 35 इंटू डिवाइडेड बाई, जरा करके बताओ कितना आ रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इसके हैं 2 आइसोटोप, तो दोनों के हैं मास अलग अलग, और अगर दोनों के मास अलग अलग हैं तो कोई किसी एक का आप नाम लेंगे तो बुरा मान जाएगा दूसरा। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, एवरेज निकाल देंगे। कहानी खत्म। बताइए कितना आ रहा है? इसका कितना आया? ये कितना आया? 200। इतना बुरा गुना भागा। 2450 प्लस
27 ऐसा क्या? जरा जोड़ो, कितना आ रहा? कितना आ रहा है? नहीं नहीं, 3 5 तो कितना आया? आया ना? तो यही तो लिखा था हमने अप्रोक्सीमेट। यार याद रखने के लिए 35.6 कौन याद रखेगा? याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 35.5 ले लिया। 35.6 किसको याद रहेगा? बात समझ में आई? इसलिए आता है एवरेज। और कोई दिक्कत? ऐसे हालांकि मैं आगे आपको बढ़ाऊंगा एवरेज एटॉमिक मास और उसमें बताऊंगा कैसे निकालते हैं। कहाँ तक हो गया हमारा? मॉलिक्यूलर मास तक हो गया। एक बार पलट लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉपी पलट लीजिए, देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई क्लोरीन के कुछ का होता है 35 और कुछ का होता है 37। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा तो क्या बताओगे, 35 की 37? कुछ नहीं बता पाओगे। तुम्हें थोड़ी पता कि 35 लिए हो कि 37 लिए हो। तो तुमने क्या करा, एवरेज कर दिया। और एवरेज के लिए क्या करते हैं? वेटेड एवरेज में यही तो करते हैं, जिसका जितना मास होता है उसको उतना परसेंटेज से गुना कर देते हैं। 35 वाला 70% पाया जा रहा है और 37 वाला 30% पाया जा रहा है, तो एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा? 35 गुने 70 प्लस 37 गुने 30। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में तो कोई फर्क ही नहीं है। कल ही तो बताया था, मास और वेट में फर्क नहीं है एटम के लिए। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में फर्क नहीं होता। अरे देखो आवाज इसका कहना है ना कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या फर्क है? एटम्स पे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है क्या? नहीं लगता है। मास और वेट में फर्क ये है, मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट में रख दूं और इसका वजन 40 किलो है, वजन नहीं, हाँ, इसका हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और वेट का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन दैट। तो इस पे जो फोर्स काम कर रहा होगा वो तो काम करेगा mg ना, यानी 40 इंटू 10 ना, यानी कि 400 न्यूटन ना। लेकिन भाई साहब अगर किसी पे ग्रेविटेशन फोर्स काम ही नहीं कर रहा तो उसका मैं मास और वेट एक ही कहूंगा ना, क्योंकि उसमें तो ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं कर रहा। और गैसियस स्टेट पे कोई काम नहीं करता। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है, उसके एजम्पशन में लिखा हुआ है क्लियरली कि देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी एटम और मॉलिक्यूल। और आप खुद सोचिए, अगर आपने कोई सा भी धुएं की चीज जलाई तो धुआं ऊपर जाता है कि नीचे? तो क्या इसका ग्रेविटेशन काम कर रहा है? तो जब ग्रेविटेशन काम ही नहीं कर रहा तो mg कहां से लिखेंगे हम? ठंड के टाइम में तुमने कहा धुआं नीचे उड़ते देखा है क्या? एक काम करना, तुम लद्दाख चले जाना और लद्दाख के सबसे टॉप फ्लोर पे जाकर भी माचिस जलाओगे ना तो धुआं ऊपर ही जाएगा। ये अलग बात है कि बहुत अगर कोल्ड है तो बहुत तेजी से नहीं भाग पाएगा, क्योंकि धुआं होने की वजह से, धुआं होने नहीं, बहुत ज़्यादा पानी मतलब बर्फ होने की वजह से एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा है ना, तो मूवमेंट उतना आसानी से नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम कंफ्यूज कर गए। और भाई साहब भागेगा तो हमेशा, देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझाऊं, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक आएंगे। जैसे आप मुझे बताएं पानी कितने डिग्री पे वेपर में चेंज होगा? 100 डिग्री पे। तो यानी कि पानी को बॉयल होने के लिए कितना चाहिए? यानी कि पानी अगर लिक्विड में है और मैं उसे गैस बनाना चाहूंगा तो कितना चाहिए? अब एक काम करता हूं, मैं 10 बूंद पानी यहां गिरा देता हूं, क्या ये कुछ देर बाद यहां रहेगा? यानी कि पानी लिक्विड से कहां चेंज हो गया? तो क्या इस रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया? दैट इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन। एटम्स हमेशा भागेंगे। बहुत सारा मिथ है, आगे मैं और क्लियर करूंगा। जैसे मैं बताऊं, मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा आइस का टुकड़ा लिया है। अब ये भी 12th वालों को ही बताया था, उन्होंने पता नहीं किससे पढ़े हैं 11th में, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं उनके भी जीवन में। आइए देखिए, अगर मैं इस पूरे बर्फ की टेम्परेचर नापूं तो मान लीजिए कि किसी ने कहा बाबू 0 डिग्री, तो इसके सारे एटम 0 डिग्री पे नहीं होंगे, कुछ 0 से ज्यादा होंगे और कुछ 0 से कम होंगे। इसका एवरेज टेम्परेचर 0 है। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई होगी, अब क्लियर होगा। देखिए, मान लीजिए इस क्लास में 2 बच्चे हैं और एक का मार्क्स आया 100 और एक का आया 90। एवरेज कितना? 95। और इन दोनों में से किसी का 95 नहीं है, इन दोनों में से किसी का 95 है। तो ये भी जो टेम्परेचर है ना बाबू, ये एवरेज टेम्परेचर है। कुछ मॉलिक्यूल्स 0 पर बैठे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल -1 पे होंगे और कुछ 1 पे होंगे। जो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे होगा वो अपने सरफेस को छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। मैंने पहले ही दिन कहा था, गैस की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, याद आया?
और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो वेलोसिटी भी, और वेलोसिटी ज्यादा तो अपने सरफेस को छोड़ के बाहर भाग जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आपको मिलेंगे, है ना, टेंशन मत लो। बोलिए क्लियर है? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास, यहां तक सारी बातें आप समझ में आ गई? और भी कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, है ना, क्योंकि इसके आगे अपन चालू करेंगे मोल कंसेप्ट, तो सीधे सीधे मोल लिखेंगे। तो आप पहले इसके पहले का डाउट क्लियर कर ले, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आओ, अगर कोई एलिमेंट x है तो एक तरफ एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर में मास नंबर। एटॉमिक मास कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं, मैंने कितनी बार कहा है, जिन्हें नॉलेज कम होता है वो इसे कहते हैं एटॉमिक मास। अनपढ़ नहीं, कम पढ़े लिखे, है ना। जैसे कम पढ़ा लिखा ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो गलत कंसेप्ट देता है। और दूसरी बात यह है ना, आप देखेंगे जो कम पढ़ा लिखा होगा ना वो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। कह दिलियो ऐसा होगा तो हो, बात खत्म, नो इफ नो बट। एनीवे आइए, ये बाबू मास नंबर है, और अगर इस मास नंबर में तुम यूनिट लगाओगे ना तब ये बनेगा एटॉमिक मास। मास नंबर नाम से ही क्लियर है, इट इज जस्ट ए नंबर, इट विल नॉट हैव एनी यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। लेकिन एटॉमिक मास का यूनिट तो होगा, क्योंकि ये तो मास है ना, और इसका यूनिट क्या होता है, mu। चलो, और कोई डाउट? तो जैसे एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। देखो, जैसे हमने हाइड्रोजन 1h1 लिखा। अच्छा, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होंगे जरा ये बताओ? हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन दुनिया का ऐसा एलिमेंट है ना, इकलौता, जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए, ये होता है P+N, तो ये बाबू क्या, मास नंबर। तो अगर कोई पूछे मुझसे कि इसका एटॉमिक मास बताइए, तो मैं क्या बताऊंगा, 1 AMU। बात समझ में आई, है ना। अगर कोई मुझसे कहे कि इसका मास बताइए, तो मैं क्या कहूंगा? अगर कोई मुझसे कहे ऑक्सीजन का बताइए, तो क्या कहूंगा? बिल्कुल सही। अब AMU का मतलब क्या होता है ये मत पूछना, वीडियो लेक्चर में देख लेना, है ना। काफी लंबा चौड़ा यूनिट है, मतलब क्लास लगेगा, इसमें आधा घंटा लग जाएगा, है ना। ठीक है, बोलो समझ में आया? आगे बढ़े तो हेडलाइन दीजिए, मोल। मोल, देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक होता है बेसिक यूनिट और एक होता है डिराइव्ड यूनिट, है ना। क्या ये बात पता है कि नहीं? एक होता है बेसिक, फिजिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है? फर्क होता है दोनों में, मैं बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 डे, कितना समझते हैं एक डे का? एक डे में 24 घंटे। मैं जीत पे अड़ गया हूँ, बोला 1 घंटा मतलब। मैं कहूँ 1 मिनट मतलब, बहुत अच्छे। अब मैं कहूँ 1 सेकेंड मतलब 60 नैनो सेकेंड में थोड़ी बोलेंगे, सेकेंड तो डाल ही रहे हो ना, सेकेंड थोड़ी बोले हम। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? कुछ चीजें एकदम बेसिक है जिसको उसी के टर्म पे आप मेजर नहीं कर सकते। सेकेंड से मिलकर बना मिनट, यानी मिनट इज अ डेराइव यूनिट। मिनट किससे निकला? सेकेंड से। और आवर भी किससे निकला? सेकेंड से। और डे भी किससे निकला? सेकेंड से। यानी सेकेंड इज अ बेसिक यूनिट। अब सेकेंड का जब आप डिफिनीशन पढ़ेंगे तो सेकेंड का डिफिनीशन है कि दो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में, सीजियम 135 कुछ ऐसे ही है, लंबा चौड़ा सा है, सीजियम 135 के एक्साइटेड स्टेट में जाने में, एटम को जंप करके वापस आने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं 1 सेकेंड। तो ऑब्वियसली ये तो सब कोई मेजर कर नहीं सकता। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो दो टाइप के सिस्टम हुए ना, एक हुआ बेसिक जिसका डिफिनीशन अलग करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था किलोग्राम को किस में मेजर करते हैं, सॉरी किलोग्राम को डिफिनीशन क्या होगा, प्लैटिनम और इरिडियम का एक फिक्स वॉल्यूम ले लिया गया। जैसे मैंने कहा था कि एक प्लैटिनम और इरिडियम का रॉड ले लिया गया और बोला गया कि आज के बाद इतना मास को क्या कहेंगे हम, 1 किलो, और इसी को बराबर में तौल तौल के बांट दिया गया लोगों में। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो भाई 1 किलोग्राम तो डिफाइन नहीं हो सकता ना, हम तो ये कह सकते हैं दिस मच वॉल्यूम ऑफ प्लैटिनम इरिडियम इज कॉल्ड 1 किलो। सो किलोग्राम इज अ बेसिक यूनिट। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो बेसिक यूनिट टोटल कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यानी कि दुनिया के जो भी यूनिट बने होंगे वो कितने यूनिट से मिलकर बने हैं? यही 7 है। इसके अलावा 8वां कोई नहीं है। इसके अलावा अगर 8वां कोई मिलेगा तो वो डिराइव्ड होगा। जैसे आप खुद देखें, आ रहे हैं, जैसे Q = IT, तो यानी कि चार्ज जो है वो डिराइव यूनिट है। किसका किसका? करंट का और टाइम का। तो अगर मैं करंट का यूनिट लिखूंगा क्या? एम्पियर, और टाइम का यूनिट क्या लिखूंगा? यानी एम्पियर सेकेंड को कंबाइंडली बार बार लिखना पड़ रहा था, तो मैंने इसे एक नया नाम दे दिया, बोला आज के बाद एम्पियर सेकेंड को कूलम्ब के नाम से जाना जाएगा, है ना। सो यूनिट ऑफ चार्ज विल बी कूलम्ब,
और कूलम का मतलब क्या हुआ? एम्पियर सेकेंड। बोलिए समझ में आया? ओके तो अब आइए, मास का यूनिट, लेंथ का, टाइम का। यस, दिस इज व्हाई यू कैन नॉट डिफाइन सेकेंड। बेसिक है ना, इसके लिए आपको किसी और चीज की मदद लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक करंट का, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल लिखते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं मोल का मतलब। मोल जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है हीप और पायल, है ना, और जिसका हिंदी मतलब होता है गट्ठर। एक साथ जमा कर देना, किसी चीज़ को कलेक्ट कर देना, है ना, मतलब कलेक्शन, है ना। अब मोल है क्या? मोल इज जस्ट अ काउंटिंग यूनिट, जस्ट ए काउंटिंग यूनिट। अब ये काउंटिंग यूनिट कैसे है? जैसे अगर मैं कहूँ 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में आप कितना समझते हैं? अब 1 दर्जन कुछ भी हो सकता है ना। 1 दर्जन मनुष्य हो सकते हैं, 1 दर्जन अंडे हो सकते हैं, 1 दर्जन पशु पक्षी प्राणी कुछ भी हो सकते हैं। मेरी मर्जी, मैं दर्जन में किसी को भी नाप लूँ, है कि नहीं? 1 दर्जन पानी कह दूँ, हाँ ये तो नहीं हो सकता, सही बात है यार। पानी का बोतल 1 दर्जन, मतलब जस्ट ए काउंटिंग यूनिट। जैसे अगर मैं कहूँ सेंचुरी, तो आप कितना समझते हैं? 100। जस्ट लाइक दैट 1 मोल का मतलब कितना होगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा 6.022, तो परेशान मत होइएगा, इसी को रट लीजिएगा, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी टीचर का वीडियो देखेंगे या किसी भी टीचर का देखेंगे तो सब इसी पे सॉल्व करते हैं, है ना। आगे चल के आपको मालूम चलेगा कि हम मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन पॉइंट के 2 ही डिजिट तक रखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। यानी कि अगर मैं कहूँ 1 मोल कार, तो कितने कार्स होंगे? अब कुछ मेरे फिक्स और पेटेंट एग्जाम्पल। 1 मोल डंकी, इसका मतलब कितने डंकी, है ना। तो आज के बाद अगर तुमको कोई कहे कि तुम डंकी हो, तो तुम कहना तुम 1 मोल हो, 1 मोल डंकी हो, बिल्कुल, है ना। कोई कहे एक तुम पागल हो, तो बोले तुम 1 मोल पागल हो। 1 मोल स्टार्स, इसका मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 स्टार्स। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम होगा 10 टू द पावर 23 कार्स हो नहीं सकते, 10 टू द पावर 23 डंकी हो नहीं सकते, है ना। लेकिन मैंने इसे जानबूझकर लिखा है, आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं मोल में, है कि नहीं? ठीक। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यूज करते हैं समथिंग लाइक दिस। आप लिखते हैं 1 मोल H एटम, इसका मतलब कितने एटम? 6.023। इधर एटम है तो इधर भी एटम ही होगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई कहे 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब, अगर कोई कहे 1 मोल H प्लस आयन, इसका मतलब, बात समझ में आई कि 1 मोल का मतलब आप क्या समझेंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर। तो अब इसका कुछ डिफिनीशन भी है मोल का, तो मोल को डिफाइन करते हैं। It is defined as number of elementary entities present in 12 gram of C12। मतलब कि आप क्या करें, C12 एटम का कितना ग्राम ले लें, बोलो बोलो, और उसको पकड़ के थूड़ दें, और तब तक थूड़े जब तक कि क्या ना मिले, मतलब एटम ना मिले। तो कितने एटम्स आपको मिलेंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर, बात समझ में आई? यानी 12 ग्राम C12 में जितने एलिमेंट्री एंटिटीज होंगे, हमने उसको क्या कहा? 1 मोल। बात समझ में आई? और इस स्पेसिफिक नंबर को ही हम कह रहे हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? एलिमेंट्री एंटिटीज का मतलब जो बेसिक एलिमेंट है, मतलब एटम हो या मॉलिक्यूल हो। मॉलिक्यूल हो नहीं सकते, यानी कि एटम ही होगा, क्योंकि हमने एटम ही उठाया है ना। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं कोई कहूं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर, आइए थोड़ा चुका चुकी करें, उल्टा करके चुकी। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू कितना? तो एक एटम में कितना, कहिए, कोई दिक्कत? इसका मतलब इन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन होगा, तो कितना हो जाएगा? n अपॉन 1। एक में इतना है तो इतना इंटू n ना। n में निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले एक में निकालेंगे, फिर उसको n से गुना कर देंगे। तो n निकालना चाह रहे थे तो एक निकाल लिए, इतना इंटू n कर देंगे, यानी n डिवाइडेड बाय, और इस तरफ
यहाँ पे मोल का एक नया फार्मूला मिल गया हमें, मोल इज इक्वल टू n अपॉन Na। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? एक फार्मूला मिल गया ना, जहां पर n क्या क्या हो सकता है, n इज नंबर ऑफ एटम हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको जीवन में कभी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन दिख जाए और आपसे पूछे कितने मोल्स हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको Na से डिवाइड कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे आप ऐसे देखिए, एक सेकेंड रुक जाइए, हम क्लास में सॉल्व करने के लिए 6.023 को 6 मान लिया करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको 12 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स दिए हैं, तो इसका मतलब कितने मोल दिए हैं आपको? एक मोल में कितने हैं? हाँ, 2 मोल दिया हूँ। 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एक मोल में, तो 12 इंटू 23 कितने मोल में? तो आपने किया क्या, तभी ना 2 आ रहा है। तो यही तो फार्मूला भी कह रहा है, n बाई Na कर दीजिए। बात समझ में आई? चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे? ध्यान से देखो, मैंने जानबूझकर उसे 30 लिखा है, 30 नहीं है? बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का A का 3 मोल, B का 0.4 मोल और C का नहीं 5 मोल। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया बाबू, ठीक है? बात समझ में आई? करना कुछ नहीं था, सब में क्या कर देना है, Na से डिवाइड, ठीक है? तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ये हमारा पहला फार्मूला है मोल निकालने का। आगे और 2 फार्मूले और आपको सिखाए जाएंगे। और कोई डाउट? तो और अगर कोई डाउट आए या आपको लगे कि ऐसा होगा, बहुत सारी बातें जब मैं बताऊंगा तो कन्फ्यूज़न आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, है ना, बट आप ट्रस्ट करिए, जो आपको बताया गया है एकदम सही बताया गया। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं या किसी भी अच्छे बुक में देखेंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी। बोलिए क्लियर है? ठीक है, तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।